हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम लोग 15 दिसंबर में जो आपका साइंस का पेपर हुआ है, सीटेट पेपर 2, आपका साइंस का पेपर 2 6 to 8 वाला, तो उस पेपर का हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। कल मेरा तबीयत थोड़ा सा इशू था, इस वजह से आपका पेपर नहीं आ पाया। तो अभी हम लोग एक एक क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल से समझेंगे और यहाँ पर आपका 100% उत्तर जो होता है सटीक होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 61 क्वेश्चन नंबर की। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हिंदी में समझते हैं। देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों को दो समूहों में निम्नलिखित सामग्री देता है। ठीक है, समूह ए में देता है कि 3 आयताकार कांच की पट्टियाँ, कांच की एक वृत्ताकार समतल प्लेट, चूड़ियों के कुछ टुकड़े और गत्ते की एक ट्यूब और डिस्क देता है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार की जो चीज़ें आप लेकर क्या बनाएंगे, कैल्डियोस्कोप बनाएंगे। ठीक है, कैल्डियोस्कोप में मैंने आपको क्या बताया था, कैल्डियोस्कोप जो होता है आपका मल्टीपल रिफ्लेक्शन पर क्या करता है, काम करता है। और इसमें क्या होता है, बहुत सारे इमेज बनते हैं, कलरफुल इमेज बनता है। ठीक है, कलरफुल आपके इमेज बनते हैं। तो ये चीज़ें लेकर आप क्या बना सकते हैं, इस चीज़ में आप कैल्डियोस्कोप बना सकते हैं। ठीक है, दूसरे समूह को दो समतल दर्पण और एक कठोर गताय बॉक्स देता है। इसके दो समतल दर्पण का यूज आपने पढ़ा था कि किसमें क्या आता है, पेरियोस्कोप में 2 प्लेन मिरर का यूज होता है, जो आपके 45 डिग्री एंगल पर ये लगे रहते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से ये होते हैं। जो आपका यहाँ होता है, यहाँ एक 45 डिग्री का लगा रहता है, एक यहाँ लगा रहता है। ठीक है, तो यहाँ से आप कोई चीज़ों को यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, यहाँ पर आप दूसरा समूह पेरिस्कोप का हो जाएगा, पहला कैल्डियोस्कोप का, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूक्ष्मजीव हमारे लाभदायी, सूक्ष्मजीव हमारे लिए लाभदायी हानिकारक दोनों हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा लाभदायी व्यवहार सूक्ष्मजीवों द्वारा यहाँ पर लिखा है नहीं किया जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि मृदा की उर्वरता और वृद्धि की बात करें तो ये बिल्कुल होता है, जो आपका नील हरित शैवाल है। ठीक है, तो ये होता है। और यहाँ पर लिखा है कि जैविक अपशिष्टों का अपघटन बिल्कुल होता है, इसी के द्वारा आप बहुत कुछ को निर्माण करते हैं। जैसे एल्कोहल का वाणिज्य करते हैं, यीस्ट द्वारा करते हैं, यीस्ट द्वारा अल्कोहल और शराब बनता है। और देखिए सूक्ष्मजीव औषधि में भी बहुत हेल्प करते हैं, इसके द्वारा आप बात करते हैं कि कवक के थ्रू आप एरिथ्रोमाइसिन दवा बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप घरों में क्या होता है, भोजन पदार्थों के परिरक्षण नहीं कर सकते, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप पहला ऑप्शन सही करेंगे। क्योंकि देखिए सूक्ष्मजीव द्वारा हमारे भोजन खराब होते हैं। जैसे कि आप मछली या फिर मांस लाते हैं, तो उस पर क्या करते हैं, उसको बचाने के लिए, सूक्ष्मजीवों से बचाने के लिए आप हल्दी लपेटते हैं, उस पर आप नमक लगाते हैं, साल्ट लगाते हैं। ठीक है, तो ये बात करते हैं कि सूक्ष्मजीव क्या करते हैं, भोजन के परिरक्षण में क्या करते हैं, हेल्प नहीं करते, तो यहाँ पर ये आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी मृदा की उर्वरता को बढ़ाने की संभावना सबसे कम है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि प्रत्येक ऋतु में एकांतर विभिन्न फसलें, अगर इस तरह से आप प्रत्येक ऋतु में एकांतर विभिन्न फसलें करेंगे, अल्टरनेटिव उसको रोपेंगे, तो क्या होता है, मृदा की उर्वरता बढ़ाता है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि फसलों को बोते समय न्यूनतम दूरी बनाए। देखिए यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि अगर आप फसल बो रहे हैं और न्यूनतम दूरी दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा कि ये मिट्टी से अच्छी तरह से ढक जाता है। ठीक है, ढकने के बाद जो जानवर होते हैं, जो पक्षी होते हैं, जो आकाश में उड़ते होते हैं, इस बीज को दाने को लेकर नहीं जा सकते हैं। और अगर आप दूरी देंगे तो क्या होगा, ये पौधे जो होता है इनको अधिक अच्छा से पोषक तत्व मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये मृदा की उर्वरता नहीं बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बात देखते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि मेढकों में कायांतरण के प्रक्रम में कौन सा हार्मोन होता है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको नया क्वेश्चन पूछा है, जिसमें हार्मोन के बारे में पूछा है, तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा थायरॉक्सिन। ठीक है, जो थायरॉक्सिन हार्मोन है, यह क्या करते हैं, यह मेढकों के कायांतरण में हेल्प करता है। ठीक है, लेकिन यही बात करते हैं, देखिए थायरॉक्सिन हार्मोन के उत्पादन के लिए पानी में आयोडीन जो होता है जरूरी होना चाहिए। तो पहले आयोडीन पर क्वेश्चन पूछता था और इस बार हार्मोन को पूछ लिया है, तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक शिक्षक रसायन विज्ञान में एक विषय के शिक्षण के समय विद्यार्थियों को निम्नलिखित धारणाओं की पहचान कराता है। निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक धारणा यहाँ पर नहीं है कर रहा है। ठीक है, देखिए धारणाओं की बात करें तो इसमें आप बच्चे सोच सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए लिखा है कि कार्बन के अपरूपों के समान परमाणु क्रमांक होते हैं, बिल्कुल समान परमाणु क्रमांक होते हैं, तो ये कोई धारणा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका नहीं कह रहा है, तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही वैज्ञानिक सादृश्य अनुरूपता की बात करता है। तो यहाँ पर एनालॉजी की बात करें, एनालॉजी की बात करते हैं तो उसके समान इसमें देखा जाता है। एनालॉजी होता है कि किसके समान है वो। ठीक है, तो देखिए हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या होता है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया को हम ऊर्जा घर के रूप में देखते हैं। ठीक है, जैसे उसके समान हम देखते हैं, तो यहाँ पर जस्ट समान हो गया, एनालॉजी हो गया, तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक शिक्षिका कक्षा में परमाणु ऊर्जा के वाद विवाद को आयोजन करती है। ठीक है, इससे उसका उद्देश्य हो सकते हैं, क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए
यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि विज्ञान प्रौद्योगिकी समाज के भी संबंधों। मैंने आपको जब साइंस पेडागोजी पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि सब कुछ आपको समाज भी देखा जाता है, क्योंकि समाज पर आपका ये निर्भर रहता है। साइंस जो है समाज को लेकर जोड़ कर चलता है। तो ये आपका ऑप्शन सही होगा, ए सही होगा। तो अब देखिए ए आपका किस में नहीं है, तो इसमें नहीं, ऑप्शन नहीं होगा, ए होगा। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि विद्यार्थियों को वैश्विक सरोकारों के मुद्दों से अवगत करना। कभी भी देखिए वैश्विक सरोकारों के मुद्दों से यहाँ पर अवगत नहीं किया जाता है। परमाणु रिएक्टर संबंधों से विद्यार्थियों को अवधारणात्मक समझबोध को प्रोत्साहित करना, तो ये बिल्कुल सही है। इसके बाद कह रहा है कि समाज के हित लाभ के विज्ञान दायित्व को उपयोग में समझने की, ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पर भी समाज की बात कर दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर विद्यार्थियों के अवधारणात्मक समझबोध को भी प्रोत्साहित किया जाता है। लेकिन यहाँ पर वैश्विक सरोकारों के मुद्दों को अवगत कराने के लिए कक्षा में यहाँ पर जो होता वाद विवाद नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहला हो जाएगा, इसके बाद तीसरा हो जाएगा और चौथा हो जाएगा, ए सी डी, यानी कि यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक समाकलन बोध के सुसंगत नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा सुसंगत नहीं है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट दे दिया है एकमात्र मार्क। देखिए कहीं भी आपका जो एकमात्र वाला वर्ड आता है वो क्या कर लेता है, वही ऑप्शन को निगलेक्ट कर, गलत कर लेता है। तो यहाँ पर ओनली वे जो दिया है यही आपका ऑप्शन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाकी ऑप्शन आपका पॉजिटिव वे में है और यहाँ पर डायरेक्ट दे दिया है एकमात्र। तो कोई भी चीज़ करने का एकमात्र तो तरीका होता नहीं है। जो आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग है तो वो भी एक ही रहेगा, एक प्रश्न का एक ही उत्तर, तो आपका गलत माना जाता है। तो यहाँ पर आपका भी हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित उदाहरणों पर विचार कीजिए। बोर के परमाणु सिद्धांत ने विज्ञान में क्रांति ला दी। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के लिए स्थिर ऊर्जा अवस्था सामने आई है, जिसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करते समय ऊर्जा का विकिरण नहीं करता है। देखिए सबसे पहले तो आपको सिद्धांत के बारे में हम बता दें, तो आपको पढ़ाया गया था कि जो थ्योरी होता है वो क्या होता है, परिवर्तनशील होता है, चेंज होते रहता है। तो ये साइंस का कौन सा नेचर दर्शा रहा है कि साइंस आपका अस्थायी टेंटेटिव नेचर का होता है, हमेशा परिवर्तित होता रहेगा। तो ये आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा कि विज्ञान आपका अस्थायी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 70। तो 70 देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि विज्ञान के अमूमन परिवर्तनों का अनुभव करना पड़ता है। बिल्कुल सही है कि विज्ञान में तरह तरह के आपके परिवर्तन होते रहेंगे। नए साक्ष्य के प्रकाश में विद्वान वैज्ञानिक सिद्धांतों और नए नियमों को रद्द करके फेंका जा सकता है, रद्द किया जा सकता है। तो बिल्कुल सही है कि नया साक्ष्य आपको जब मिलेगा तो आप जो वैज्ञानिक नियम बना कर रखे हैं पहले से या फिर सिद्धांत, उसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे को सही और सही तर्क है। तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 71। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि सृजनात्मकता के विकास करने के लिए शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में से किस पर बल दिया जाना चाहिए। तो यहाँ कह रहा है कि पूछताछ अन्वेषण कार्यों को विद्यार्थियों को संलग्न करना। बिल्कुल आप संलग्न कर सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि विद्यार्थियों को कार्यों के मूल्यांकन का सही अथवा गलत उत्तर का उजागर करना। हमें कभी भी विद्यार्थियों के सही और गलत उत्तरों को उजागर करने के लिए नहीं बल दिया था, तो ये आपका गलत है। तीसरा कह रहा है कि विद्यार्थियों के मूल्यांकन में भय मुक्त होकर कार्य करने के लिए प्रेरित करना। बिल्कुल सही है कि विद्यार्थियों को हमें डराना नहीं है, उसे भय मुक्त होकर कार्य करने के लिए प्रेरित करना है। तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन भी सही है। चौथा कह रहा है कि विद्यार्थियों के सभी पाठ्य पुस्तकों प्रश्नों के सही उत्तर ज्ञात करने के लिए प्रेरित करना। देखिए जरूरी नहीं है कि बच्चों को हम सिर्फ सही उत्तर ज्ञात करने के लिए, मान लेते किसी के मन में अगर हमसे सही उत्तर नहीं ज्ञात होगा तो क्या वो उत्तर नहीं ज्ञात करेगा। तो इस तरह से हमें प्रेरित बच्चों को नहीं करना है कि तुम तो सिर्फ सही और सही उत्तर दो। क्या बच्चा गलत उत्तर नहीं दे सकता है? दे सकता है। तो बच्चों को जो आपका मिसकंसेप्शन होता है, गलतियाँ होते हैं, त्रुटियाँ होते हैं, वो सभी क्या है, वो बहुत जरूरी है। तो उसके आधार पर आप इसे काट सकते थे, तो ये भी आपसे गलत है। तो यहाँ पर आपका ए और सी सही होगा, यानी कि पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विज्ञान कक्षा के दौरान, एक मिनट, विज्ञान कक्षा के दौरान शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ साझा करती है कि विद्युत बल्ब का आविष्कार का श्रेय किसे, तो थॉमस अल्वा एडिसन को दिया था। ठीक है, इससे पहले कई वैज्ञानिकों ने इस पर काम किया परंतु असफल रहे। शिक्षिका के उपयुक्त उदाहरण के विषय में क्या सूचित है। देखिए सबसे पहले तो ये बता रहा है कि विज्ञान आपका परिवर्तनशील है भाई, हमेशा चेंज होते रहता है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि विज्ञान संशयवाद है, स्केप्टिज्म को बढ़ावा देता है। संशयवाद है, हम किसी चीज़ को डायरेक्ट सही नहीं मान सकते हैं। तो यहाँ पर आपका बी और डी ऑप्शन सही होगा, यानी कि आपका दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ठीक है, 72 ना, बी और डी, हाँ सही है, बी और डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि क्यों वैज्ञानिक प्रणालियों के व्यवहार का विश्लेषण करने के लिए वैज्ञानिक प्रतिरूपण का उपयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि मैंने आपको पढ़ाया हुआ था कि हमेशा विज्ञान में चीज़ें क्या होता है, चाहता है कि वो सरल हो, कम खर्च में हो। ठीक है, अल्पव्ययी हो। मैंने आपको साइंस का नेचर पढ़ाया था कि विज्ञान आपका अल्पव्ययी है, मतलब क्या होता है, चाहता है कि सब सरल तरीके से हो जाए, कम खर्चों में जाए। तो यहाँ पर क्या होगा कि वैज्ञानिक प्रणाली की तुलना में प्रतिरूपण का विश्लेषण के लिए सरल होते हैं, इसलिए जरूरी। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षक ने कक्षा में एक प्रयोग किया और विद्यार्थियों ने निम्नलिखित S1 तथा S2 का रिकॉर्ड अंकित किया। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि S1 क्या है? ऑक्सीजन ज्वलनशील समर्थक पदार्थ है। यहाँ पर सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन जो होता है वो क्या है, देख रहा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई चीज़ जलने लग रहा है, तो ये क्या सब कुछ अवलोकन कर रहा है, तो यहाँ पर आपका S1 क्या हो जाएगा? अवलोकन हो जाएगा। ठीक है, तो S1 अवलोकन आपके दो चीज़ में नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद देखिए कह रहा है कि ऑक्सीजन एक गैर ज्वलनशील गैस है, तो यहाँ पर ये आपका निष्कर्ष हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन ये सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 75। एक सेकेंड, इसको हिंदी में देखिए देखते हैं कि एक लड़की ने प्लास्टिक की एक बोतल में तल के निकट एक छेद किया। ठीक है, उसने छेद को बंद करने के लिए उस पर अपना अंगूठा रखा, बोतल को उसकी क्षमता से आधा पानी से भरा, उस बोतल को ढक्कन कसकर बंद कर दिया। क्या होगा जब वो अंगूठा छेद सटाएगी? ये देखिए आपका बोतल है, जब यहाँ पर छेद किया और पहले पानी भरे, तो यहाँ पर इस छेद पर अपना उंगली रख रही है, पानी जा रहा है, तो अंदर का जो टेम्परेचर है ये क्या होता है उस समय आपका नहीं था, बाहर के टेम्परेचर से। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये छेद से अंगूठा हटा रही है, तो जो अंदर का टेम्परेचर क्या होता है वो ज़्यादा हो जाता है और ये पानी निकलने के लिए एकदम बेचैन रहता है, तो यहाँ पर क्या होता है पानी निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पानी निकलेगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा कि पानी छेद से पानी फुहारा छूटेगा। जो छेद से पानी का क्या होता है फुहारा छूटेगा, क्योंकि बोतल के अंदर का दाब जो होता है बाहरी दाब से ये वायुमंडलीय दाब से क्या होता है अधिक हो जाता है, तो इसीलिए क्या होता है पानी निकलेगा लेकिन फुहारा के थ्रू निकलेगा, तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बेकेलाइट क्या है? तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि बेकेलाइट एक थर्मोसेटिंग होता है जिसका यूज हम कहाँ करते हैं? इलेक्ट्रिक स्विच बनाने में करते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं, एक मिनट, बेकेलाइट क्या है? आपका सेटिंग प्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जिसका यूज हम इलेक्ट्रिकल स्विच बनाने के लिए करते हैं। थर्मोसेटिंग किसे कहते हैं? जिससे हम क्या करते हैं, एक बार अगर हम बना दिए उसको तो हम दोबारा उसे हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, एक बार जिस आकार में डाल दिए उसको हम दोबारा चेंज नहीं कर सकते, तो जो आपको थर्मोसेटिंग है क्या होता है? इलेक्ट्रिकल स्विच में यूज करते हैं। और थर्मोप्लास्टिक है क्या होता है? कंटेनर में से यूज करते हैं, यानी कि किसी पात्र में इसका यूज होता है। थर्मोप्लास्टिक जो होता है इसे हम किसी भी ढांचा में बार बार चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। इसे आप यहाँ लिख सकते हैं कि ये तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा है कि पदार्थ एक से ऑक्साइड जल से विक्रिया कर अन्य पदार्थ एक्स उत्पन्न करता है, वाई ऑक्सीजन से विक्रिया कर जेड बनाता है, और यहाँ पर वाई नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। सबसे पहले देखिए हम वाई की बात करें तो ये नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो ये क्या हुआ? जो नीला को लाल कर देता है ये तो प्रकार का बेस है। ठीक है, देखिए जैसे कि मैंने इसमें आपको क्लास में क्या पढ़ाया था, मेटल ऑक्साइड, आपको याद आ रहा है कि मेटल ऑक्साइड पर मैंने एग्जाम्पल देकर पढ़ाया था। सपोज कीजिए कि देखिए हमने एक मेटल लिया, धातु लिया, और इसके क्या होता है ऑक्सीजन से विक्रिया कराए, तो ये क्या होता है? मेटलिक ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, ये मान लेते हैं यहाँ पर एमओ मैंने लिखा कि मेटलिक ऑक्साइड बनता है। मेटलिक ऑक्साइड का नेचर कैसा था? तो ये आपको मालूम है कि मेटलिक ऑक्साइड का ऐसा नेचर बेस था। ठीक है, अब इसी मेटलिक ऑक्साइड को पानी के साथ अभिक्रिया करा रहे थे, तो ये क्या बना रहा था? यह मेटलिक हाइड्रो ऑक्साइड बना रहा था। ठीक है, और इसका भी नेचर क्या था? बेस था। तो यहाँ पर इसके आधार पर भी आप इसको समझेंगे कि जो कह रहा है कि धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया के लिए अन्य पदार्थ उत्पन्न करता है। देखिए कोई भी, मैंने आपको कैसे याद करते हैं, अ से अधातु और अ से क्या होता है? अम्लीय। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर रहा है, यानी कि ये कैसा है? ये आपका बेस नेचर का है। तो सबसे पहले याद रखिएगा बेस है अ से अधातु और अ से अम्लीय। ठीक है, इस तरह से आपने याद किया था, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि अ से अधातु और अ से अम्लीय, तो आपका इसमें आ गया। और जो आपका यहाँ जेड बन रहा था इसी के बारे में बात कर रहा ना, तो ये भी कैसा होगा? ये भी आपका अम्लीय नेचर का होगा, तो ये भी अम्लीय होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर होगा। मैंने आपको धातु के ऊपर एग्जाम्पल देकर समझा दिया, मेटल के ऊपर, कि देखिए जो यहाँ बन रहा है वो भी बेस नेचर का, और जो जल में मिलने के बाद ही बन रहा है वो भी बेस नेचर का है, यानी कि दोनों आपका बेस नेचर का होगा। इसीलिए अगर आप धातु पर समझे तो अधातु पर भी याद रखिएगा कि अधातु भी ये भी आपका अम्लीय होगा और इसकी प्रकृति अम्लीय होगा, ये अधातु होगा, तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना है जब हम सोडियम ब्रोमाइड के विलयन में क्लोरीन गैस को प्रभावित करें। ठीक है, देखिए क्लोरीन जो होता है वो ब्रोमाइड से ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, इसीलिए देखिए सोडियम ब्रोमाइड कर रहा है तो यहाँ पर Na हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा Br। ठीक है, Br हो जाएगा। और क्लोरीन का बात करें तो यहाँ पर आपका हो जाएगा Cl2। तो Cl ये जो अधिक क्या है क्रियाशील है इससे, तो इसके विलयन से इसको भगा देगा। जैसे ही भगाएगा तो ये क्या बनेगा? NaCl बन जाएगा, और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? ब्रोमाइड निकल जाएगा बाहर। तो ये क्या है? ये एक प्रकार का विस्थापन अभिक्रिया है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? अविस्थापन अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड बनाना, यानी कि आप ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा हो जाएगा। एक मिनट इसको क्लियर कर दें। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा कि विस्थापन अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड बन रहा है। ठीक है, यहाँ तक आप समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट।
चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मोमबत्ती की ज्वाला, एक मोमबत्ती की ज्वाला के छिद्रों के विषय में सत्य नहीं। अगर आप मोमबत्ती की ज्वाला इस तरह से बना रहे हैं, ठीक है, तो जो आपका बाहरी भाग होता है, बाहरी भाग क्या होता है, यह क्या होता है, ब्लू कलर का होता है, और ये क्या होता है कि ये जो पूर्व दहन होता है और ब्लू कलर का होता है, सबसे गर्म होता है, ठीक है। और जो बीच वाला भाग होता है ये कैसा होता है, ये आपका येलो कलर का होता है, यहाँ पर आपका आंशिक दहन होता है, ठीक है, और ये कम कम गर्म होता है। लेकिन जो सबसे नीचे जो आपका ये ब्लैक कलर का होता है, ये क्या होता है, यह आपका आंतरिक क्षेत्र होता है, काला होता है, यह सबसे कम गर्म होता है। यानी कि यहाँ पर तीनों का टेम्परेचर क्या है, अलग अलग है, ठीक है। ये क्या होता है, ये ब्लैक कलर का होता है, तो तीनों का टेम्परेचर अलग अलग है। तो यहाँ पर कह रहा है कि ज्वाला के मध्य भाग का तापमान और ज्योतिहीन भाग का तापमान एक समान होता है, और यही आपका गलत है, जो यहाँ पर कह रहा है कि विषय के बारे में सत्य नहीं है। तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि सबका तापमान यहाँ पर अलग है, सबसे गर्म ये है, उसके बाद ये है, और सबसे कम गर्म आपका ये है। तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एक थर्मल फ्लास्क की अंदरूनी और बाहरी परतों के बीच में कौन सा माध्य उपस्थित होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि आपका ये कैसा होता है, इंग्लिश में देखिए, एक सेकेंड, निर्वात, तो हाँ देखिए यहाँ पर ही हो जाएगा कि जो निर्वात है, क्योंकि यह चालन और संवहन के कारण होने वाली उष्मा हानि को रोकता है। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। किसका पहला ऑप्शन है, तो 80 का ये पहला ऑप्शन आपका होगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 81 को देखते हैं। 81 की बात करें तो यहाँ पर कह रहा है कि बूझो तांबे कॉपर की परिशुद्ध करने के लिए एक परिपथ बनाना चाहता है। देखिए जो ये आपको बूझो है ना, बूझो और आपका ये पहेली, ये दो आपका एनसीईआरटी के बच्चों का नाम दिया गया, ठीक है। और ये क्या है, क्रियाकलाप है। इस बार जो आपका पेपर 2 से क्वेश्चन आया है 15 दिसंबर को, वो बहुत सारे क्रियाकलाप पर आया है, ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी बुक में डायरेक्ट दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि ये जो आपका देखिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ये 81 क्वेश्चन है, ये आपके क्लास 10th के केमिस्ट्री में है, ठीक है। तो देखिए क्लास 10 से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो क्लास 10th की केमिस्ट्री में है, चैप्टर का नाम ध्यान नहीं है, तो उसी पर है, ये क्लास 10th के केमिस्ट्री में डायरेक्ट आपका एग्जाम्पल पे ये क्वेश्चन उसमें आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि तांबे और कॉपर के परिशुद्ध करने के लिए एक परिपथ बनाना चाहता है, निम्नलिखित में से इलेक्ट्रोड और विलियन के, एक सेकेंड क्या लिखा हुआ, कट गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा, एक मिनट, ये बूझो 1 2, तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर हो जाएगा कि एनोड पर ये अशुद्ध तांबा होता है कॉपर, और कैथोड पर शुद्ध तांबा, ये यहाँ पर आपका हो जाएगा आंसर, और इसका पहला हो जाएगा आपका 81 का कौन सा आंसर होगा, 81 का आपका पहला आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 81 के बाद यहाँ पर 82 है। देखिए मेरे पास जो क्वेश्चन आया वो थोड़ा कटा कटा है, तो थोड़ा सा देखना पड़ रहा है। देखिए यहाँ पर बात करते हैं हम 82 की बात करते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रकाश की एक किरण विभिन्न प्रकाश घनत्व के दो माध्यम एक्स और वाई में प्रवेश करते नीचे दी गई तालिका ABC के संदर्भ में और डी तथा डी की पहचान करें, ठीक है। तालिका के संदर्भ में ABC डी की पहचान करें। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, जब प्रकाश आपका विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह क्या होता है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि विरल माध्यम में क्या होता है कि प्रकाश अविलंब से दूर भागती है, और सघन माध्यम में प्रकाश की किरण अविलंब की ओर जाती है। तो जब अविलंब की ओर जाएगी तो प्रकाश की स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और अविलंब से दूर भागेगी तो प्रकाश की स्पीड बढ़ जाएगी। तो विरल माध्यम में प्रकाश की स्पीड बढ़ जाती है, जबकि सघन माध्यम में प्रकाश की स्पीड घट जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका क्या आंसर हो जाएगा इसका, यहाँ पर देखिए एक बात कर रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा कि आपका जो ए है, ये वाला बात करते जो ए है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर कह रहा है कि प्रकाश की चाल में क्या होता है, वृद्धि होती है। जब प्रकाश की चाल वृद्धि होती है तो आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और इसकी तरंगदैर्घ्य भी क्या हो जाएगी, तरंगदैर्घ्य भी आपका ज़्यादा होगा, ठीक है। तो तरंगदैर्घ्य में वृद्धि होगा। लेकिन जब यहाँ पर कह रहा है कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य क्या होता है, तरंगदैर्घ्य घटती है, तो जाहिर सी बात है प्रकाश की चाल भी घटेगी। प्रकाश की चाल घटेगी तो आवृत्ति पर भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम 83 नंबर की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर कोयला और पेट्रोलियम की बात किया गया, तो कोयला और पेट्रोलियम भी आपने काफ़ी अच्छे से पढ़ा है, यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है इससे। लिखा है कि वह पराक्रम जिसमें मृत वनस्पति, देखिए अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं मृत वनस्पति। मैंने आपको क्या पढ़ा था कि जो कोयला होता है वो मृत वनस्पति पेड़ पौधे के सड़ने गलने से बनता है, ठीक है। लेकिन जो आपका प्राकृतिक गैस होता है, चाहे आपका पेट्रोलियम हो गया, ये समुद्री जलीय जीव जो होते हैं उनके मरने से बनते हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कोयला के बारे में होगा, पहला नंबर तो कोयला होगा, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कोयला हो जाएगा, ठीक है। और कोयला का निर्माण कैसे होता है भाई, तो कार्बनीकरण प्रोसेस मैंने आपको बताया। तो देखिए कोयला का निर्माण यहाँ पर डायरेक्ट कार्बनीकरण प्रोसेस दिया, और पहला में आपका कोयला आना चाहिए। और मैंने आपको क्या पढ़ाया था, जब आपका जीवाश्म ईंधन क्या होता है, पृथ्वी के नीचे जाएगा तो उच्च दाब, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कारण क्या होता है, वो कोयला
कोयला में परिवर्तित हो जाते हैं। जो आपके मृत वनस्पति जो भी मरे गले सब थे पेड़ पौधे, तो वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से क्या होता है, धरती के नीचे जाएंगे, धीरे धीरे कोयला में बदले, और इस पूरी प्रोसेस को हम कार्बनीकरण कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि मृदा के एक नमूने को जल के साथ मिलाया गया जिसमें पीएच का पात्र पीला नारंगी कर दिया। निम्नलिखित में से कौन सा पात्र को रंग को पात्र के रंग नीला कर देगा, नीला कर देगा, यानी कि यहाँ पर कौन पूछ रहा है कि बेस कौन सा है, बेस क्या करता है, बेस क्या करता है, यह ब्लू लिटमस पत्र को किस में करेगा, रेड लिटमस में। तो नींबू का रस आपका एसिड है, तो ये क्या होगा, ये तो आपका एसिड नेचर का है। साधारण नमक, ये तो आपका NaCl आपका ये हो गया, न्यूट्रल हो गया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, देखिए सिरका में भी एसिड होता है, तो ये भी नहीं होगा। जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है ये क्या है, एक प्रकार का बेस है, और बेस क्या करता है, ब्लू लिटमस पत्र को रेड कर देगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि फ्यूज तार बनाने के लिए प्रतिरोध किसका चयन करेंगे। ठीक है, तो आपको मालूम है कि जब फ्यूज तार होगा तो उसका प्रतिरोध ऊंचा होता है और इसकी बहुत ही पतला बनाया जाता है। फ्यूज जो होता है, फ्यूज तार देखते हैं बहुत पतला होता है, प्रतिरोध ऊंचा, गलनांक कम, ताकि तुरंत हाई वोल्टेज आए तो ये टूट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 की हम बात करते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण निम्नलिखित चरणों में से सही क्रम की व्याख्या करें। तो मैंने आपको वायुमंडलीय नाइट्रोजन को काफ़ी अच्छे से मैराथन में बहुत अच्छे से पढ़ाया था, सब बताया हुआ था। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, सबसे पहले तो इसको हम जानते हैं कि आपका देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को सीधे पेड़ पौधे नहीं ले सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, नील हरित शैवाल क्या करते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेंगे। तो पहला तो ऑप्शन डी हो जाएगा, तो आपका इसमें नहीं है, तो लेते हैं। जब पेड़ पौधे ले लिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु जो होता है, नील हरे शैवाल होते हैं, वो ले लेते हैं। ठीक है, लेने के बाद क्या करते हैं, ये पेड़ पौधों को देते हैं। मिट्टी से पेड़ पौधे क्या करते हैं, मिट्टी से वो नाइट्रोजन को ले लेते हैं। तो दूसरा आ जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो DA, तो ये भी ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, यानी कि ये ऑप्शन है। तो जब वो पेड़ पौधे ले लेते हैं उसके बाद क्या करते हैं, प्रोटीन का वो अतः अन्य यौगिकों का संश्लेषण करते हैं, और जब ये कर लेते हैं तो फिर ये क्या करते हैं, नाइट्रोजनी जो ये वापस नाइट्रोजन को वायुमंडल में छोड़ देते हैं। तो ये सबसे लास्ट में होगा सी, तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी शहर के विभिन्न महीनों के लिए निम्नलिखित मौसम चार्ट है, किस महीने में वाष्पन की दर उच्चतम होगी। देखिए वाष्पन की दर की बात करते हैं तो यहाँ पर इसको याद रखिएगा कि जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है उसका वाष्पन दर भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर इसका ज़्यादा है तो इसका वाष्पन दर भी ज़्यादा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी पुष्प के लैंगिक जनन घटनाओं के लिए सही है। ठीक है, इसको इंग्लिश में देखते हैं, सेडलिंग और फॉर्मेट। सबसे पहले तो देखिए नवोद्भिद क्या होते हैं, इसको आप समझिए कि देखिए जो नवोद्भिद होते हैं, जो आपका सीडलिंग होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं कि यह बीज से उगाया गया पौधा है, पेड़ है। ठीक है, तो हमें पहले बीज के पीछे के प्रोसेस को देखना होगा, बीज कैसे बनता है। तो सबसे पहले क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो में क्या होता है कि ओवल्स से सीड का निर्माण होगा, और ओवरी से क्या होता है, फ्रूट बनता है। तो यहाँ पर हमें इसी प्रोसेस को ढूंढना है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कि परागण और भ्रूण के विकास के पश्चात नवोद्भिद बनते हैं। बिल्कुल सही है, परागण। देखिए परागण की बात करें, पॉलिनेशन, और भ्रूण, यहाँ पर भ्रूण हो गया, एम्ब्रियो के पश्चात, विकास के पश्चात ही आपका ये क्या होता है, नवोद्भिद बनते हैं। नवोद्भिद यानी कि सेडलिंग्स बनते हैं। नवोद्भिद वो होते हैं जो बीज से उगाया गया पौधा या पेड़ को हम नवोद्भिद कहते हैं। तो जब बीज बनेगा तभी ना उससे पौधा उगेगा। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 88 का आपका पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं 89 की बात करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अंतःस्रावी ग्रंथियों के लिए सत्य नहीं। सबसे पहले बात याद रखिएगा कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है वो कौन होती है, तो वो आपके बिना नली की होती है, यानी कि कह सकते हैं कि डक्टलेस होती है। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी देखिए यहाँ कह रहा है कि पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क से जुड़ी होती है, तो बिल्कुल सही है, हाँ जुड़ी है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हार्मोन को स्रावित करती है, तो ये भी करती है। अग्नाशय और अधिक अंतःस्रावी, देखिए अग्नाशय जो होता है मिक्स्ड ग्लैंड होता है, अंतःस्रावी भी होता है और बाह्यस्रावी भी होता है। यहाँ पर कह रहा है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ वाहिनियों द्वारा हार्मोन को स्रावित करती है, यही आंसर आपका हो जाएगा। अंतःस्रावी जो ग्रंथियाँ होती हैं वो क्या होती है, वाहिनियों द्वारा नहीं होती, क्योंकि डक्टलेस होती है, यह नली में नहीं होती है। तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि वनवास से वन कटाई बाढ़ का कारण होता है। बिल्कुल सही है कि जो वन की कटाई है वो बाढ़ का कारण होता है। देखिए, और यहाँ पर कह रहा है कि वन कटाई से जल का अंतःस्तन दर भी घट जाती है। तो इसको आप देखिए, ध्यान से सुनिए। देखिए वनों की कटाई के कारण क्या होता है कि जमीन पानी सूखना कम कर देता है। ठीक है,
क्योंकि वन की कटाई के कारण ज़मीन पानी सोखना कम कर देगा, पानी सोखने में कम होता है, और जिससे नदियाँ और झरनों में ज़्यादा पानी हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब पानी सोखना कम कर देगा तो जल के अंतःस्पंदन दर जो होता है घट जाएगी, और उसके कारण क्या हो जाएगा, जब नदियों और झरनों में पानी ज़्यादा होगा तो बाढ़ का कारण बनेगा। यानी कि ये दोनों क्या है, ये दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या कर रहे हैं, दोनों सही है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कि ए और आर सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 90 क्वेश्चन बिल्कुल सही है। आप चाहे पूरी अच्छी तरीके से इस पर अपना मिला सकते हैं जो भी आंसर लगा कर आए हुए हैं। और देखिए सबसे दूसरी बात कर देते हैं आपकी सीडीपी की। तो देखिए सीडीपी आप या तो आप सचिन सर से मिला लीजिए या फिर हिमांशी मैम से मिला लीजिए। ठीक है, मैंने आपको साइंस काफ़ी अच्छे से डिटेल में पढ़ाई थी, इसलिए मैंने आपको एक एक क्वेश्चन करा दिए। क्वेश्चन आपके एक दो क्वेश्चन आपके क्लास 10th से पूछे गए हैं। ठीक है, लेकिन क्लास 10th को भी मैंने पढ़ाया था, और कुछ क्वेश्चन आपके ज़्यादातर क्लास 8 से पूछे गए। ठीक है, तो अगली बार अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास 8 के चैप्टर को साथ ही साथ क्लास 10th में जो चैप्टर है उनको कवर करने की कोशिश करिएगा। देखिए क्वेश्चन आपके सिलेबस से है, लेकिन यही क्या किया है कि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी टाइप का घुमा दिया। जो 14 दिसंबर का जो क्वेश्चन आया था वो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा थे। ठीक है, और काफ़ी अच्छे थे। उसकी अपेक्षा 15 दिसंबर वाले क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी टाइप का आ गया है। तो चलिए यहीं पर आपको क्लास मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।